बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट, आपके सिलेबस का डिस्कशन अपन ने कर लिया था। आज हम बॉटनी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि बॉटनी के बारे में आप सब जानते हो कि बॉटनी में हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, लेकिन बॉटनी ब्रांच कैसे इवोल्व हुई, यहाँ से लेकर अपन कैसे इनका वर्गीकरण किया करते चले गए, प्लांट्स का वर्गीकरण करके कैसे हम पहुँचे इंडिविजुअल एक प्लांट के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। हम जो मानव है वो अपनी वांट्स के आधार पर देन जीवों की इम्पोर्टेंट करेक्टर्स के आधार पर ग्रुप्स में बांटता चला गया, और उन्हीं ग्रुप्स को जब बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन करते हुए वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तक हम पहुंचते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जीवों का इवोल्व कैसे हुआ, जीव कैसे विकसित हुए। ठीक है, यहाँ ये चीज़ें हैं। और इंडिविजुअल प्लांट्स के बारे में हमें क्या क्या जानकारी चाहिए, उनका कैसे लाइफ साइकिल चलता है, उनके लाइफ साइकिल को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर उनके काम करते हैं, तो जिसके कारण पूरी की पूरी जो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं वो सब की सब जीवों के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, बॉटनी के बारे में अपन बात ही कर रहे हैं, जूलॉजी आ जाएगी एनिमल्स के लिए। ठीक है, वो सेपरेट ब्रांचेज जाएगी, वो केवल एनिमल्स की बात करेंगे। बॉटनी के अंदर भी आपके अलग अलग ब्रांचेज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे शुरू कर लें सेल बायोलॉजी, तो केवल अपन इंडिविजुअल प्लांट जो ऑर्गेनिज्म उसकी सेल के बारे में, फिर उसके बाद में अपन जेनेटिक्स आनुवांशिकी के बारे में। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हमें क्या बताती है कि प्लांट्स की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन सभी की डिटेल्स हमें प्लांट फिजियोलॉजी के द्वारा पता लग जाती हैं। फिर इकोलॉजी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है आज का। ठीक है, और उसके बारे में हमें सारी चीज़ें प्लांट्स के बारे में मिलती है। अपन इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाना चाहेंगे कि किस तरह से हमारी बॉटनी का जो ब्रांच है वो इजाद हुआ। बॉटनी किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांच है। बॉटनी से शुरू करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बायोलॉजी क्या है? दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? पहला इसमें बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, इन दो ग्रीक वर्ड से ये मिलकर बना है। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, लाइफ। ठीक है, लाइफ या लिविंग बीइंग्स, लाइफ या लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणी। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स। ठीक है, या स्टडी। ठीक है, स्टडी तो मतलब यहाँ पर इन दोनों शब्दों से इसकी परिभाषा अपनी स्पष्ट हो जाती है। विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ का अध्ययन किया जाता है या लिविंग बीइंग्स की स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किए थे? इस शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क एंड ट्रेविरेंस। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविरेंस, इन्होंने शब्द का जानते हैं। दोनों ही क्या है? विकासवाद के बारे में बात करने वाले विज्ञानी थे। ठीक है, विकासीय जीवों के उद्भवन से संबंधित सिद्धांतों के बारे में देने वाले साइंटिस्ट थे। ठीक है, बायोलॉजी जो ब्रांच है उसको फर्दर हम दो भागों में बांटते हैं अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एनिमल्स का। सभी एनिमल्स का अध्ययन हम जूलॉजी के अंदर करते हैं, और प्लांट्स का अध्ययन किसमें करते हैं? बॉटनी के अंदर करते हैं। ये किस वर्ड से बना है? जूइन वर्ड से बना है। ठीक है, जूइन वर्ड से बना, जिसका मतलब होता है एनिमल। प्लांट बॉटनी जो है वो ग्रीक वर्ड किससे बना है? बोस्किन से बना है। ठीक है, जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ग्रेजिंग। जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग, चारण। ठीक है, ये भी आगे ग्रीक वर्ड दो जो ग्रीक वर्ड है बोस से बना हुआ। ठीक है, और बोस का मतलब होता है कैटल। ठीक है, कैटल्स। इसका मतलब यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल क्या जाती है कि कैटल्स के द्वारा सरे जाने वाले जीवों का अध्ययन किसमें करते हैं? हम बॉटनी में करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल के आ जाती है। फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, अर्ली कंडीशन में जो बॉटनी पर काम किया था उन्होंने,
ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है आपके थियोफ्रेस्ट, ठीक है, थियोफ्रेस्ट ये आपके फादर ऑफ बॉटनी, जिन्होंने 500 लगभग 500 प्लांट्स का प्लांट लिस्टेड की, ठीक है, 500 प्लांट लिस्टेड किए और उनको इनके कैरेक्टर बताने और हर्ब सर्ब, ठीक है, श्रब एंड ऑफ श्रब जैसा क्लासिफिकेशन भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ट्री के रूप में इन्होंने जीवन की पहचान की और लगभग 500 प्लांट को इन्होंने ये डिस्कशन किया था, ठीक है। ये तो एक प्लांट के बारे में अपनी जनरल से जानकारी हो गई कि ये कैसे कैसे अपन फादर ऑफ बॉटनी के ऊपर आए। अभी एक चीज़ अपने सामने ये हो रही है, तो अपने जीवों की ब्रांचेस बननी शुरू बनाई गई अध्ययन के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनको अलग किया गया। अब यहाँ पर अपन ने ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स पे चलते हैं, ठीक है। कि एक जो जीव है ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म की कौन कौन से करेक्टर्स हो सकते हैं, उनमें भी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स उनका कौन सा है। तो अब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। पहला करेक्टर लेते हैं अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो पहला करेक्टर आपका क्या है वो है लाइफ साइकिल। पहला करेक्टर इसमें क्या है आपका लाइफ साइकिल, ठीक है। अब लाइफ साइकिल को अपन समझने के लिए एक चीज करते हैं कि किसी भी जीव, जो भी जीव है वो जन्म लेता है, एडल्ट होता है, फिर मर जाता है, ये उसका जीवन चक्र है, ठीक है। यानी पहले क्या हुआ, बोर्न, जन्म लिया, ठीक है, उसके बाद में एडल्ट हुआ, ठीक है, एडल्ट हुआ, एडल्ट के बाद में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, धीरे धीरे वो वृद्ध अवस्था में जाता है, अंततः क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन एडल्ट अवस्था में आने पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है जिसको नाम अपन क्या देते हैं, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करता है। और इस रिप्रोडक्शन के द्वारा एक न्यू एंटिटी, ठीक है, एंटिटी डेवलप करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है जो उसके मरने के बाद इस अर्थ के ऊपर उसकी अस्तित्व के रूप में मौजूद रहता है। इसलिए प्रत्येक जीव जो होता है ना, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है और अपने जाने के बाद में अपने वंशज वहां पर छोड़ जाता है। तो ये इस तरह का प्रक्रम, ठीक है, जहां जीव क्या ले, जन्म ले, ठीक है, और जन्म के बाद में उसकी जितनी भी ग्रोथ होनी है वो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद में वो डेथ पे जाता है, मरण कर जाता है और अंत तो हम जाता है। तो ये एक साइकिल हर एक जीव के अंदर चलता रहता है, ठीक है। इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अपन जब प्लांट पढ़ेंगे तब आपको उसमें लाइफ साइकिल अलग आ जाएगा, एक अलग पैटर्न आपके सामने आएगा, वो आएगा स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल और गैमेटोफाइटिक, ठीक है। यानी कि प्लांट अपना जीवन दो फेजेज में गुजारता है, गैमेटोफाइटिक फेजेज होता है, एक स्पोरोफाइटिक फेजेज है, उसके अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन इसको इतना सा याद रखें कि जन्म से मरण तक की जितनी भी अवस्थाएं आती हैं वो सब की सब उसकी एक सीक्वेंस के बाद में आती रहती है, उसमें उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। दूसरा इसमें आपका जो करेक्टर है वो है प्रोटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म, इसके बगैर तो जीव का ही नहीं चलता, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये आपका जीवित द्रव्य कह सकते हो, जीव द्रव्य, हिंदी में अपन इसको बोले जीव द्रव्य, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लाइफ की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, इसको हम सीधा सा बोलते हैं लाइफ की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब जीव द्रव्य फंडामेंटल फिजिकल लाइफ है, एक तरह से अपन कहते हैं जीव द्रव्य जीवों का भौतिक आधार है। क्यों? क्योंकि जीवों के अंदर होने वाली सारी जो वाइटल एक्टिविटी है, जितनी भी वाइटल एक्टिविटी है, वो सब की सब वाइटल एक्टिविटी किसके द्वारा शुरू की जाती है, जीव द्रव्य के द्वारा किया जाता है। जीव द्रव्य एक्चुअल में है क्या, विभिन्न सबस्टांसेस या केमिकल्स का, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलने के बाद में बना हुआ एक कोलोइडो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलोकोलाइट सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर पदार्थों के लेन देन के कारण जीवों में क्या होती है, एक्टिविटीज होती है। जब भी वो अपने वातावरण से पदार्थों का आदान प्रदान करता है तो कोई ना कोई वाइटल एक्टिविटी उनके
द्वारा की जाती है। वाइटल एक्टिविटी कुछ नहीं है, एक्चुअल में है जीव उसी की वाइटल एक्टिविटी की परिभाषा भी यही देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि वाइटल एक्टिविटी क्या होगी। वाइटल एक्टिविटी के लिए जैसे रेस्पिरेशन होता है, अपने अंदर रेस्पिरेशन है, अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान अपन बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर से क्या निकाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। हमने क्या किया, वातावरण के साथ में एक्सचेंज किया। इसी एक्सचेंज की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एक वाइटल एक्टिविटी, और जिसका नाम क्या आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। और उसमें रेस्पिरेशन में फिर आगे और चीजें होती हैं, वो अदर देन बात है। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, किसने कौन शो कर रहा है, ये वाइटल एक्टिविटी और प्रोटोप्लाज्म कर रहा है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्या देता है, मीडियम प्रोवाइड करवाता है। तो सारी की सारी जो वाइटल एक्टिविटीज हैं वो सब की सब बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह वो सब इसके अंदर होती है। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में है क्या आपका, ठीक है। अपन इसको समझने की कोशिश करें तो प्रोटोप्लाज्म आपका यहाँ पर एक सेल के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिला दो, ठीक है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं अपन, और इसमें इवन साइटोप्लाज्म भी मत मिलाओ, उसमें आप क्या बनाओ, सेल मेम्ब्रेन भी मिलाओ, सेल मेम्ब्रेन भी मिलाओ, ठीक है। और इसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ में सेल वॉल भी मिलाओ। ये सारी चीजें भी जो होती हैं वो क्या आपके प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य है, ठीक है। यदि इस जीव द्रव्य में से अपन इसको हटा दें, ठीक है, ठीक है, इसको हटा दें, ठीक है, या सॉरी इसको यहाँ पे न्यूक्लियस, इस जीव द्रव्य में से यदि अपन सेल वॉल को हटा दें तो इस वाली अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, समझ में आ गया। यानी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन वाली अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। यदि इस प्रोटोप्लाज्म वाले हिस्से में से हम किसको हटा दें, न्यूक्लियस को हटा दें, तो इन दोनों वाली अवस्था को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे आपका, ठीक है। इसको सीधा सा है कि आपका साइटोप्लाज्म, अभी ये क्या हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में से यदि अपन सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल हटा दें, यदि सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल हटा दें तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा आपका, साइटोस्केल कहलाएगा। इसमें प्रोटीन, ठीक है, फैट्स, ठीक है, वाटर, ठीक, वाटर, इसी जितने भी मिनरल्स वगैरह वो सब के सब इसमें मौजूद होते हैं। तो देन आपका ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में। इसके बाद में अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। अगला पॉइंट आपका इसमें है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तीसरा बिंदु आपका इसमें है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जीवों के अंदर नए नए पदार्थों का बनना और पुराने पदार्थों का टूटना, ठीक है, वो टूटने की जो प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये एक फिजिको केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवों के अंदर फिजिको केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं और जिनके द्वारा क्या होगा, न्यू कंपाउंड्स बनते हैं एंड ओल्ड कंपाउंड्स क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है, टूटते रहते हैं। तो नए कंपाउंड्स को यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, और ओल्ड कंपाउंड क्या होते हैं यहाँ पर ब्रेक डाउन होते रहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नए कंपाउंड्स के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं अपन, एनाबॉलिज्म। और इनके टूटने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे अपन प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा क्या बनेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा, ठीक है। किनके द्वारा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके द्वारा क्या होगा, आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स से यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। लाइक आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में आप क्या करते हो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आपका क्या आते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और
साथ में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के लिए आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट लाइट एनर्जी, और उसके बाद में दूसरे एनर्जी को रिड्यूस करने वाला सिस्टम क्या आपका क्लोरोप्लास्ट, ये जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ठीक ही सहायता से इन मॉलिक्यूल्स को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा आपका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, रेस्पिरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स में लिया जाता है। तो रेस्पिरेशन में जो कार्बोहाइड्रेट है, जब ये कार्बोहाइड्रेट ठीक है ब्रेकडाउन होता है, क्या निकलता है इसमें CO2, ठीक है, वापिस CO2 और जल इसके अंदर आपके निकलते हैं। तो ये चीज आपकी इसमें बनती है। तो ये आपका कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसमें प्रोसेस में अगला आपका जो पॉइंट है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स में अगला जो बिंदु है वो आपका है इसमें न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रत्येक जीव को ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए। तो जो भी एलिमेंट्स हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको प्लांट या हो या एनिमल बाहर से अपटेक करता है, ठीक है। वो सारे के सारे पदार्थ क्या हो जाएंगे, आपके न्यूट्रिशन हो जाएगा। प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का काम कौन कर रहा है, जमीन के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स, ठीक है, वो उसके लिए न्यूट्रिशन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जल, ठीक है, ये इनके लिए क्या हो जाएगी आपके न्यूट्रिशन के आधार पर ही तो प्लांट को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिक, ठीक है, फोटोट्रोपिक या ऑटोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है, फोटोट्रोपिक जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। जबकि इसीलिए प्लांट के लिए अपन ये कहते हैं, प्लांट के लिए अपन क्या कहते हैं, पादप संभोजी कहते हैं, यानी पादप की तरह अपना भोजन तैयार करने वाला। और एनिमल के लिए क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी, जो एनिमल के सॉलिड फूड को के अंदर अपटेक करने वाले जो जीव होते हैं वो आपके न्यूट्रिशन को किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए अनिवार्य है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो वो सारे कंटेंट्स जो ग्रोथ के लिए चाहिए वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, न्यूट्रिशन। अगला पॉइंट लेते हैं अपन ग्रोथ, इसमें सीधा ग्रोथ। अब ग्रोथ के बारे में आप सीधे से इतना से समझते हैं कि ग्रोथ क्या हो जाती है, इंक्रीज इन साइज, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ग्रोथ। लेकिन एक्चुअल में ग्रोथ वो नहीं है। ग्रोथ क्या है, किस में हो, वॉल्यूम में, ठीक है, और ड्राई वेट, स्पेशली तो अपन ड्राई वेट ही कह सकते हैं। ड्राई वेट में यदि ग्रोथ, किसी भी जीव के ड्राई वेट में ग्रोथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ऐसे तो अपनी क्या हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए अपनी मान लेंगे साइज, इंक्रीज इन साइज का मतलब है अपन बरसात के दिनों में देखते हैं हमारे घर के जो डोर के जो गेट होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, लकड़ी की बनी हुई, या लकड़ी को आप पानी में डाल दो, वो लकड़ी फूल के थोड़ी बड़ी हो जाएगी अपनी साइज में, तो वो ग्रोथ नहीं है। एक्चुअल ग्रोथ का मीनिंग क्या होगा आपका, ग्रोथ का मीनिंग होगा क्या, ड्राई वेट में इंक्रीज। ड्राई वेट में यदि आपका वृद्धि हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ एक्चुअली क्या है, रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म, रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ क्या आपकी, रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म, एक सफल उपापचय का जो परिणाम है वो क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे मैं एक बात और कर लेते हैं अपन साथ में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दो वर्ड आते हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको अंतर मिलेगा। ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज इन साइज, यानी फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ क्या आपका, फिजिकल चेंजेस, किसी भी जीव के अंदर क्या हो रहा है आपका, जो भी फिजिकल चेंजेस आपको नजर आ रहा है वो आपकी क्या है, ग्रोथ है। ये ज्यादातर क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। बट डेवलपमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक चीज समझे, एक बच्चा है, उसकी साइड बढ़ती जा रही है,
ठीक है। लेकिन यदि आप उसका आईक्यू लेवल देखोगे तो क्या होगा, एक स्मॉल बच्चे का आईक्यू लेवल कम होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब वो बड़ा होगा तो उसका आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फर्दर और बढ़ जाएगा, जब तक एडल्ट होगा और बढ़ता जाएगा, तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ में एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो ग्रोथ का सिस्टम है वो एक चल ही रहा है, उसके साथ साथ में क्या चल रहा है, आपका डेवलपमेंट भी चल रहा है। तो डेवलपमेंट जो है उसमें दोनों चीजें आ जाती है, डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव भी है, डेवलपमेंट क्या होता है आपका, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव दोनों चीजें इसके अंदर शामिल हैं, जबकि ग्रोथ में आपका क्या आता है, केवल क्वांटिटेटिव होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो चीज़ आपकी इसमें ग्रोथ, इसमें फोकस भी स्पेशली इसी में किया जाता है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजेज होते हैं, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीवों के अंदर किसी भी तरह का, यानी एक स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप, फिर अगली स्टेप, फिर अगली स्टेप, तो स्टेप वाइज जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे एक चीज वो कर लेते हैं अपन ग्रोथ के साथ साथ में, आप लोगों ने प्लांट और एनिमल की ग्रोथ देखी होगी, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर किस तरह से ग्रोथ होती है, पढ़ा भी होगा आपने। एनिमल की जो ग्रोथ होती है वो डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज प्रकार की, ठीक है, डिफ्यूज ग्रोथ होती है। डिफ्यूज का मतलब क्या होगा, एक साथ में पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी, जैसे अपने अंदर अपन देखते हैं एक साथ में अपन पूरी बॉडी बढ़ रही है, ये नहीं कि उसकी कान बढ़ रहा है या हाथ बढ़ रहा है, टांग बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक साथ में बढ़ रही है। जबकि प्लांट में क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करेगा वहाँ पर, और ऑल ओवर लाइफ चलती रहती है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों को पता है कहाँ पर रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है शीर्ष पर रहता है, जिसको अपन एपिकल बोलते हैं, और इंटरकेलरी, ठीक है, जो आपका इंटरकेलरी जो नोड पे पाया जाता है, और दूसरा आपका लेटरल, ठीक है, लेटरल, ठीक है, ये तीन प्रकार के इसमें। तो शीर्षक वाला तो केवल शीर्ष भाग की लंबाई बढ़ाता रहता है, इंटरकेलरी जो लीव्स वगैरह होती हैं उनको बढ़ाने का, ये भी लंबाई भी इंक्रीज करने के लिए होता है। लेकिन लेटरल जो होता है, जिसको कैम्बियम कहते हैं, वो लेटरल मेरिस्टेम, वो क्या करता है, प्लांट की गर्थ को इस तरह से छोटा करता है, जैसे तना चौड़ा होता जाता है उसका को जो उसकी जो व्यास डायमीटर है वो बढ़ता रहता है तने का, उसको बढ़ाने का काम ये करता है। तो इसमें लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, प्लांट में क्या होगी आपकी लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल में आपकी कौन सी ग्रोथ होती है, डिफ्यूज ग्रोथ होती है, ठीक है, स्थानिक वृद्धि के अंदर मिलेगी और इसमें आपकी डिफ्यूज ग्रोथ होती है। तो ये आपका ग्रोथ के बारे में। फर्दर अपन अभी वापस अगला आपका जो कैरेक्टर्स है उस पर भी अपन बात करते हैं।